नए डीजीआईएसआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या करेंगे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा या फिर वो मज़ीद टाइट हो जाएंगे? और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो बहरान है, क्या नए डीजी उसको कंट्रोल कर लेंगे? ये हम आपको पूरी तफसील के साथ आज के वीलॉग में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि जनरल फैज़ हमीद साहब को ये जो नए डीजीआईएसआई इन्होंने क्या मशवरा दिया था। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बहरान बढ़ता चला जा रहा है। जस्टिस मसूर अली शाह साहब ने एक ख़त भी लिख दिया है और उन्होंने कमेटी के अंदर बैठने से इनकार भी कर दिया कि आने वाले दिनों में ये बहरान सिमटेगा या फिर फैलेगा, और कौन कौन से ऐसे जजेस हैं जिनके बारे में ये सोचा जा रहा है कि शायद वो किसी वक्त मुस्ताफ़ी हो जाए। ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और इमरान खान साहब ने गंडापुर साहब की एक चोरी पकड़ ली है और उसका तदारक इमरान खान साहब ने कैसे किया, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और गवर्नमेंट ने तमाम आईपीपीज़ को रगड़ा लगा के रख दिया है, उनको प्रेशर में लेके आ गए हैं। अब आईपीपीज़ करेंगे क्या? क्या वो गवर्नमेंट की सपोर्ट करेंगे या फिर वो इनकार कर देंगे? ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगले 10 दिनों में हमने 20,000 नए सब्सक्राइबर में इजाफा करना है और मुझे उम्मीद है कि हमारा ये मसला भी हल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज की टॉप स्टोरी, डीजीआईएसआई तब्दील हो गए हैं जी। और डीजीआईएसआई अब हैं हमारे पास जनरल आसिम साहब, जनरल आसिम मलिक, जनरल आसिम मुनीर और जनरल आसिम मलिक। नाम भी सेम है और दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम है जी, दोनों सॉर्ड ऑफ ऑनर हैं। और जनरल आसिम मलिक जो है, इनका ताल्लुक जो है वो सरगोदा से है। इनके वालिद साहब, इन्हें जनरल जीएम कहा जाता था, गुलाम मुर्तज़ा। ये कोर कमांडर पिंडी भी रह चुके हैं, थॉरो प्रोफेशनल जनरल हैं जी। और इनके आने के बाद क्या बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं और कुछ और अंदर की खबर भी हमारे पास मौजूद है जो आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। अच्छा, ये जो जनरल आसिम मलिक साहब हैं, ये क्योंकि बड़े प्रोफेशनल जनरल हैं और वैसे तो पाकिस्तान की एक ट्रेजेडी है कि जो भी डीजीआईएसआई आता है या जो भी आर्मी चीफ आता है, सब लोग कहते हैं कि ये ज़बरदस्त इंसान है और ये बड़े प्रोफेशनल हैं, और जो पिछला जा रहा होता है उसको बिल्कुल भूल चुके होते हैं या फिर उनकी ज़ात में से कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं पिछलों को बुरा नहीं कह रहा, इसमें कोई शक नहीं कि वो ज़बरदस्त इंसान थे जनरल अंजम साहब। और उनका मसला ये था कि जब वो आए तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था उनके ऊपर, क्योंकि उस वक्त जनरल बाजवा साहब जो थे उनके ख़िलाफ़ पूरी एक तहरीक चल रही थी पाकिस्तान में, और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको बार बार उनसे कांटेक्ट करके और उनको मुतासर करने की कोशिश कर रही थी। बल्कि बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सदर आरफ अलवी साहब ने जनरल नदीम अंजम साहब को एक ऑफ़र भी की थी, और वो ऑफ़र ये की थी कि अगर आप हमें सपोर्ट करें इस वक्त तो हम आपसे ये वादा करते हैं कि हम आपको आर्मी चीफ बना दें। और ये बाकायदा उन्होंने उनसे कहा था। लेकिन कमाल ये जनरल नदीम अंजम का ये था कि उन्होंने इस ऑफ़र को भी कबूल नहीं किया था और हंस के टाल दिया था। यानी इस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ इंगेजमेंट करने की कोशिश करती रही है। और फिर बहुत सारे टाइम पे उन्होंने मुलाकातें की और कई इंसेंटिव उन्होंने देने की कोशिश की, कई जगहों से उन्होंने को रिलीफ लेने की कोशिश की। लेकिन वो जनरल नदीम अंजम साहब भी बाकायदा प्रोफेशनल आदमी थे और किसी जगह पे भी वो डगमगाए नहीं है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि अगर आज जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ हैं तो उसमें जनरल नदीम अंजम साहब का बड़ा किरदार था, क्योंकि हर लिहाज से जनरल आसिम मुनीर साहब को रोकने की कोशिश कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और उसमें अगर कोई शख्स रुकावट बन सकता था या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर सकता था तो डीजीआईएसआई कर सकता था। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं होने दिया। एक साइड पे देखे जनरल बाजवा साहब हैं, जनरल बाजवा साहब जनरल नदीम अंजम साहब को लेके आए थे और बड़े करीब भी थे उनके। अब जनरल बाजवा साहब की अपनी कुछ डिज़ायर्स भी हो सकती हैं और जो ज़ाहिर है वो किसी और को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, और जनरल बाजवा साहब ने कभी इनकार भी नहीं किया। वो बताते हैं कि मैंने वाकई ही ये कहा था कि आप इन साहब को या इन जनरल को आर्मी चीफ बनाएं, और उसकी वजह वो ये बताते हैं कि अगर आप जनरल आसिम मुनीर को बनाएंगे तो जो कॉन्फ्लिक्ट इमरान खान साहब का चल रहा है वो आगे बढ़ता चला जाएगा, और अगर आप इसके अलावा किसी को चूज़ करेंगे तो ये जो आग है वो ठंडी हो जाएगी। वो बाकायदा इसका जवाब भी पेश करते हैं। लेकिन जनरल नदीम अंजम साहब ने उस वक्त जनरल बाजवा साहब की भी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी, और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बहुत ज़्यादा रास्ते में रुकावटें बनने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जनरल नदीम अंजम ने वो रुकावटें भी खाली कर दी, ख़त्म कर दी। बल्कि ये शायद आपके लिए ख़बर हो, बल्कि ख़बर तो नहीं है, उस ज़माने में तो बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी कि सऊदी एम्बेसी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने गलत फहमी डालने की कोशिश की
और उनके खाते में एक बाकायदा फ़िरका डाल दिया गया कि जी इनके ज़्यादातर लोग जो हैं वो उनका टिल्ट ईरान की तरफ है, और ये तक गलत फहमी फैलाई गई और वहाँ से भी कोशिश की गई कि सऊदी अरब की तरफ से भी रिएक्शन आना चाहिए। और लेकिन इस सारे मामले को भी सेटल जो था वो जनरल नदीम अंजम ने किया था। तो मैं उनका कंट्रीब्यूशन बता रहा हूँ जनरल नदीम अंजम का। और ज़ाहिर है वो जा चुके हैं, जब बंदा जा चुका होता है तो लोग अमूमन लोगों को फरामोश कर देते हैं, लेकिन वो वाकई उनके कुछ ऐसे किरदार हैं, कुछ उन्होंने ऐसा काम किया है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब जो जनरल आसम मलिक साहब हैं, ये जहन में रखिएगा कि बड़े हार्ड कोर किस्म के सोल्जर हैं और इनको थारो प्रोफेशनल जनरल भी कहा जाता है। और दूसरा ये है कि ये जनरलों की दूसरी नस्ल हैं। इनके वालिद जो थे वो भी लेफ्टिनेंट जनरल थे और ये ख़ुद भी लेफ्टिनेंट जनरल है। और ये पाकिस्तानी फ़ौज में बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिनका वालिद भी जनरल और ख़ुद भी वो जनरल के ओहदे तक पहुँचे हैं। तो उन कम लोगों में ये भी शुमार होते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मुलाकात नहीं है इनकी, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है कि लोगों से मिलते हों या जर्नलिस्टों से मिलते हैं, जर्नलिस्टों से भी नहीं मिलते, पॉलिटिशियन से भी बहुत ज़्यादा इनकी मुलाकातें नहीं हैं, सिर्फ अपने प्रोफेशन की हद तक ये रहते हैं। इससे पहले एजी थे और एजी जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अफवाज पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जितनी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी की सारी एजी के कंट्रोल में होती हैं। डीएचएस जो है ना वो देखें, मेरा ख्याल है $1 बिलियन के प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे वो एजी के कंट्रोल में होते हैं, उनका बॉस एजी होता है। फिर जो रिटायर्ड फ़ौजी होते हैं उनकी जितनी मरात है, उनकी जितनी पेंशन्स हैं, उनके जितने मसले हैं वो एजी ऑफिस से ही हल होते हैं। इसलिए जब भी कोई शख्स रिटायर होता है आर्मी से, कोई ऑफिसर रिटायर होता है तो वो एजी को नाराज़ नहीं करता, वो एजी के साथ राब्ते में रहता है। और जनरल फैज़ हमीद साहब भी ज़ाहिर है जब वो रिटायरमेंट उन्होंने ली तो एजी के साथ राब्ते में थे। और जनरल आसम मलिक साहब के ज़रिए अफवाज पाकिस्तान ने जनरल फैज़ हमीद को समझाने की कोशिश की थी कि सर आप ये काम ना करें, इसके बड़े गलत नताइज निकलेंगे। तो जनरल आसम मलिक साहब ही थे जिन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब को समझाने की कोशिश की थी कि सर हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, हर जगह पे सबूत मौजूद हैं और आपको समझा रहे हैं तो आप ये ना करें। और वो रिटायरमेंट जनरल फैज़ हमीद साहब की रिटायरमेंट के बाद, ठीक है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जनरल फैज़ हमीद साहब ज़्यादा राब्ते में जनरल आसम मलिक साहब के साथ ही थे, क्योंकि वो एजी की एजुटेंट जनरल की वजह से। बहरहाल उसके बाद अब इनको आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया है। मेरा ख्याल है कि क्योंकि जिस कदर ये प्रोफेशनल आदमी हैं, आइसोलेशंस में रहने वाले आदमी हैं, अपने काम से गर्ज रखने वाले आदमी हैं, तो अब ये सारी जो क्यास और कन्फ्यूजन पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है, मेरे ख्याल है ये जनरल नदीम अंजम साहब के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको समेट सकेंगे, क्योंकि ये नई फोर्स के साथ आए हैं, नए जज्बे के साथ आए हैं। जनरल नदीम अंजम जो थे वो ज़ाहिर है इतना अरसा DGISI रहे और वहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और क्यास रहा है, तो ऐसा ऐसा जो इंसान की वर्किंग है वो कम होती चली जाती है। तो आखिर में तो जनरल नदीम अंजम साहब की वर्किंग कम हुई, उन्होंने बहुत सारे ऐसे लूज़ एंड छोड़ दिए जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर कन्फ्यूजन और क्यास बढ़ता जा रहा है। तो अब ये जनरल आसम मलिक साहब क्योंकि नए आए हैं, फ्रेश हैं, बड़ी फोर्स के साथ आए हैं, अपनी टीम भी डेवलप करेंगे, तो उसके साथ मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त बहरान में फंसा हुआ है मुल्क, ये उसको बड़ी अच्छी तरीके से टैकल कर लेंगे। जैसे कि इमरान खान साहब का इशू है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इशू है, फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है ये एक ऐसा मैस है जिसको कंट्रोल करना पड़ेगा। पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो कुछ हो रहा है इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये जो बयानिया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त है उसको कंट्रोल करना भी ज़ाहिर ISI का काम है। फिर ये जो पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल मार्केट जो डेवलप हो रही है उसको सही रखना, डॉलर को कंट्रोल करना, ये सारी डोमेन भी अब ISI के पास है। तो मेरा ख्याल है जनरल आसम मलिक साहब को ये भी करना पड़ेगा। आपने सही फरमाया कि जनरल आसम मनीर हो या जनरल आसम मलिक हो, ये दोनों सोर्ड ऑफ ऑनर हैं, दोनों ने अपने अपने बैच में टॉप किया था, दोनों जो है प्रोफेशनल जनरल्स हैं, दोनों आइसोलेशन में रहते हैं। आप देख लें जब से जनरल आसम मनीर आए हैं उन्होंने किसी मीडिया के साथ इंटरेक्शन नहीं किया, सियासतदानों के साथ उनकी मुलाकातें ना होने के बराबर है। जो जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे वो जाते हैं, और प्राइम मिनिस्टर के साथ भी जब वो मिलते हैं तो उसकी कोई तस्वीर ISPR की तरफ से जारी नहीं होती, जबकि उससे पहले हर बार तस्वीर जारी होती थी और ये तक देखा जाता था कि आर्मी चीफ ने कहाँ बैठना है, प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ बैठना है, किसके फेस पे ज़्यादा लाइट होनी चाहिए, किसके फेस पे कम लाइट होनी चाहिए, किस वक्त ये तस्वीर रिलीज़ करनी चाहिए और अखबार में किस जगह लगनी चाहिए, किस मीडिया के ऊपर कितनी कवरेज इसकी होनी चाहिए। लेकिन जनरल आसम मनीर साहब जब से आए हैं तो किसी जगह पे ना उनकी कोई तस्वीर चल रही है, ना वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली आपको इन्वॉल्व होते हुए नज़र आते हैं चीज़ों में, तो वो एक बड़ी अच्छी बात। अब ये दूसरे जो जनरल आसम मलिक साहब आए हैं ये भी सेम उसी कैटेगरी के हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव किसी जगह नज़र नहीं आएंगे। ये जो भी काम करेंगे वो पीछे बैठ के आराम से आसानी के साथ करेंगे और रिजल्ट्स देंगे। तो मैं वैसे
बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद हूँ कि ये अगर आए हैं तो अगले 6 महीनों में पाकिस्तान में बहुत सारी चेंजेस आपको नज़र आएंगे। ठीक है। और चौधरी साहब, अगर मैं कहूँ कि नदीम अंजुम साहब को जो एक और भी क्रेडिट जाता है कि जनरल फैज़ हमीद की पॉलिसीज़ को रिवर्ट करने में उन्हें तो आधा टाइम लग गया। बहुत टाइम लग गया क्योंकि जनरल फैज़ हमीद का एक और कमाल था कि वो ना जड़ों की तरह फैल जाते हैं, वो जड़ों की तरह जैसे फैली होती हैं ना जड़ें, तो उन्होंने इस तरह किया था, हर जगह पे अपने लोग लगाए हुए थे। इवन FIA के अंदर वो अपने लोग लगा गए थे, इवन ये जो जेल का स्टाफ है वो उन्होंने अपने बंदे लगा दिए थे। उन्हें महसूस होता था कि कभी ना कभी हो सकता है यहाँ पे जेल आना पड़ जाए, तो उन्होंने अपने लोग वहाँ पे पूरा एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ था। इस तरह मीडिया के अंदर उनका बड़ा स्ट्रांग नेटवर्क था, लोगों के साथ वो राब्ते में रहते थे, इंटरनेशनली बड़े वो वेल कनेक्टेड आदमी थे। वहाँ पे तालिबान गवर्नमेंट के साथ उनके बड़े गहरे ताल्लुकात थे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ पॉकेट्स बनाई हुई थी। पाकिस्तान के बहुत सारे बिजनेसमैन जो है उनके साथ जनरल फैज़ हमीद साहब के ज़ाती रिलेशन थे, तो उन्होंने हर जगह पे अपनी पोस्टें, अपने मोर्चे बनाए हुए थे। उन मोर्चों को ख़त्म करने में, इन पोस्टों को ख़त्म करने में जनरल नदीम अंजम का बहुत टाइम लगा। बहुत टाइम लगा। ठीक है नाज़रीन, चलते हैं नेक्स्ट चोरी की तरफ। खान साहब ने जी एक चोरी पकड़ ली है जी, और चोरी किसकी पकड़ी है? अपने ही चीफ मिनिस्टर की। ये चोरी हम क्यों कह रहे हैं, ये वर्ड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसे भी हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर आप सीरीज़ देखें वाक़यात की तो आपको नज़र आएगा कि पिंडी का एक जलसा हुआ जिसे हम कामयाब नहीं कह सकते। अब लाहौर का एक जलसा हुआ, अपोजिशन अपना दावा कर रही है, PTI अपना दावा कर रही है, कुछ लोगों ने फुटेजेस देखी, इवन इस तरह की फुटेजेस आई कि जिसमें लिखा गया ये लाहौर है लेकिन लाहौर के पीछे पहाड़ नजर आ रहे थे। वो ऐसे लग रहा था कि जैसे एक ज़बरदस्ती बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमारा ये जलसा कामयाब हुआ। कामयाब हुआ या नहीं हुआ, आपने बहुत जगहों पे ये चीज़ें देख ली होंगी। लेकिन अब अगले जलसे की जब अनाउंसमेंट हुई तो गंडापुर साहब ने कहा कि मैं मियाँ वाली में जलसा करूंगा। अब ये अनाउंसमेंट उन्होंने क्यों की और उसके अगेंस्ट जब ये बात खान साहब को पता चली तो खान साहब जरा गुस्से में आ गए। अब खान साहब ने क्या कहा और ये चोरी क्या थी, ये पूरी डिटेल से स्टोरी आपको अब गंडापुर साहब जो ज़ाहिर है लाहौर नहीं पहुंच सके, वक्त पे नहीं पहुंच सके, वो लेट यहाँ से निकले। अगर वो लाहौर पहुंचना चाहते तो जल्दी निकल सकते थे, यहाँ से जल्दी निकलते तो जलसे के टाइम पे वहाँ पहुंच सकते थे। ये तो नहीं था कि उन्हें बताया नहीं गया था कि 6 बजे जलसा ख़त्म हो जाएगा। तो गंडापुर साहब की नीयत नहीं थी कि वो वहाँ जाके कोई खौफनाक किस्म की तकरीर कर सके, क्योंकि उन्हें ख़तरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तकरीर करूँ मुझे वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि मैं दूसरे सूबे में हूँ, और अगर मैं वहाँ पर गिरफ्तार हो गया तो मैं पहला चीफ मिनिस्टर होऊंगा जो दूसरे सूबे में गिरफ्तार हुआ, तो वो उनके लिए ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाने, एम्बेरसिंग होते। तो उन्होंने जानबूझ के ये डिले किया और अपने काफ़िले को भी डिले किया। होना तो ये चाहिए था कि वो काफ़िले को पहले भेज देते ताकि वहाँ पे 5-10 हज़ार लोगों का जो और एडअप हो जाते उसमें, लेकिन उन्होंने एडअप नहीं होने दिया। अपने साथ काफ़िले को लेके गए, फिर रास्ते में रुकावटें वो हटाते गए, लेकिन इसके बावजूद वो वक्त पे वहाँ नहीं पहुँचे। वक्त पे वो पहुँच सकते थे। इसको इमरान खान साहब ने बड़ा माइंड किया और उन्हें महसूस होता है कि गंडापुर ने बड़ी गलती की है। फिर गंडापुर साहब लाहौर के अंदर अनाउंस करके आ गए कि जनाब मैं वापस जाके मैं वहाँ पे वीडियो खिताब करूँगा और उसमें मैं अपना अगला लाहे अमल बताऊँगा। तो कल रात उन्होंने एक वीडियो खिताब किया और उसमें उन्होंने 2 चीज़ें की। एक तो उन्होंने कहा कि अगर मीनार पाकिस्तान के अंदर जलसा होता तो मैं वो जलसा करके दिखाता। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसा बंदा ये कहे कि अगर मुझे प्याज मिल जाते तो हांडी बड़ी ज़बरदस्त होती, क्योंकि मेरे पास प्याज नहीं थे इसलिए मैं को बहुत अच्छा सालन नहीं बना सका। या ये है कि अगर ये धागा होता तो मैं ऐसी ज़बरदस्त किस्म की शर्ट सीता कि आप देखते रह जाते। सेम उसी तरह उन्होंने ये भी बहाना किया कि कोई बंदूक ठीक नहीं थी, लिहाजा मेरा निशाना ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा जी कि अगर मीनार पाकिस्तान होता तो मैं आपको बताता कि कितना बड़ा जलसा करने वाला हूँ। और साथ उन्होंने ये कहा कि अब पूरे पाकिस्तान के अंदर जुमे को हम एहतजाज कर रहे हैं, वो आपको एहतजाज नज़र आएगा, और मैं मियाँ वाली में जलसा कर रहा हूँ। और जो मियाँ वाली में जलसा कर रहा हूँ देखिए मैं कैसे वहाँ पे क्राउड लेके आता हूँ और कैसे मैं उसको भरता हूँ। तो वो जो उन्होंने कहा ना गंडापुर साहब ने कि अगर मैं मीनार पाकिस्तान जलसा करने की मुझे इजाज़त होती तो मैं करता, तो इमरान खान साहब ने पिक कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है आजा बच्चे वही पे करो और जाके मीनार पाकिस्तान में जलसा कर। और साथ ही खान साहब ने कहा कि अगर इजाज़त नहीं मिलती फिर भी हमने जलसा करना, और गंडापुर साहब ने वहाँ जलसा गाह भरनी है। तो गंडापुर साहब की ने चोरी ये पकड़ ली कि मियाँ वाली, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के बिल्कुल साथ है, और वहाँ से काफ़िले ले जाना, वहाँ पे कोई 10, 15, 20 हज़ार या 50 हज़ार या 1 लाख बंदा इकट्ठा करना गंडापुर के लिए नामुमकिन नहीं था। तो गंडापुर साहब ने इसलिए वहाँ पे मियाँ वाली को सेलेक्ट किया कि वो बड़ी आसानी से वहाँ पे क्राउड जमा करके एक ज़बरदस्त किस्म का धांसू किस्म का जलसा करके वहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट की टांगे तोड़ के वहाँ खड़े हो, क्योंकि वो ये कहते हैं कि टांगे तोड़ दूंगा और मैं आ गया और मैं मरियम मैं बड़ी जल्दी वहाँ पहुँचने वाला। तो वहाँ कह के तो वह पेशावर वापस जा सकते थे। तो इमरान खान साहब को ये पता अंदाज़ा हो गया, तो उन्होंने एक तो मियाँ वाली का जलसा कैंसिल किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि रावलपिंडी में जलसा होगा। जब अब 28 सितंबर को ये जलसा हो रहा है
और उनकी पार्टी ने इसकी दरख्वास्त दे दी है जलसागाह के लिए। तो एक क्योंकि यहाँ पे जजेस का इशू बहुत बना हुआ है, तो इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि ये जलसा रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में होना चाहिए ताकि एक पावर शो किया जा सके। तो गंडापुर साहब को कहा गया जाओ जनाब, रावलपिंडी के अंदर खड़े होकर ज़रा ललकार के दिखाओ ना, ज़रा जजेस की हमायत भी करो, इस्टेब्लिशमेंट को ललकारो, क्योंकि सारी इस्टेब्लिशमेंट तो रावलपिंडी के अंदर है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब गवर्नमेंट को भी लताड़ो, जजेस की हमायत करके दिखाओ वहाँ पे। और साथ ही फिर उन्होंने कहा कि इससे जो अगला जलसा होगा हमारा, वो जलसा लाहौर के अंदर होगा, मीनार पाकिस्तान में होगा। इजाज़त नहीं भी मिलती तो गंडापुर साहब यहाँ से काफ़िले लेके जाएंगे और वहाँ पे वो जलसा करके दिखाएंगे। और साथ इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि अगर हमें शहादतें भी देना पड़े तो हम शहादतें भी देंगे। अब सवाल ये है कि शहादतें कौन, मुराद सईद साहब देंगे, हमाद अज़हर साहब देंगे, गंडापुर साहब देंगे, मियाँ असलम इकबाल साहब देंगे, अली मोहम्मद ख़ान साहब शहादत देंगे, या फिर उमर अयूब साहब शहादत देंगे जो पिछले मरतबा लाहौर गए ही नहीं, और या गौहर खान साहब शहादत देंगे। कौन देंगे? मेरा ख्याल है गरीब आदमी, आम आदमी जो है वो शहादत देंगे, और ये सारे अपने अपने घरों में बैठे रहेंगे, इनमें से कोई आगे नहीं पड़ेगा। तो ये है जनाब, अब गंडापुर साहब फंस गए। गंडापुर साहब को रावलपिंडी में भी जलसा करना पड़ेगा और उन्हें अपना एक वाज़ेह स्टांस लेना पड़ेगा जो गंडापुर साहब नहीं लेंगे। मैं पहले कह रहा हूँ, गंडापुर साहब जो 8 सितंबर की गलती थी वो नहीं दोहराएंगे कभी भी। तो वो वाज़ेह स्टांस उनका रावलपिंडी के अंदर बिल्कुल नहीं होगा, ना इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होगा, ना अदलिया की को मुकम्मल हमायत होगी, ना वो पंजाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ को ठीक ठाक किस्म की बात करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है मैं पंजाब में खड़ा हूँ और यहाँ पे मेरी गिरफ़्तारी हो सकती है और पुलिस मरीम नवाज़ बहुत ज़बरदस्त किस्म की भेजेगी यहाँ पे। तो गंडापुर साहब जो हैं एक गोंगलुओं के ऊपर से मट्टी उतारेंगे यहाँ खड़े होके, और बस उसके बाद वापस दौड़ जाएंगे पेशावर, और फिर उसके बाद उन्हें लाहौर जाना पड़ेगा इस बार। अब गंडापुर साहब कैसे पहुंचेंगे मुझे समझ नहीं आ रही वैसे। ठीक ठीक नाज़रीन, नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं अदलिया के हवाले से। जी, अदलिया का बहरान बहुत शदीद होता जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया, जजेस कमेटी जिसका ताल्लुक होता है डायरेक्टली बेंचेस बनाने के साथ। अब कल को अगर उनके दोस्त जज अगर उन पैनल्स में बैठने से इनकार कर देंगे तो एक और बड़ा मुसीबत बन जाएगी। अब ये पूरी तहरीक जा किस साइड पे रही है? अदलिया क्या पूरी तरह वाकई डिवाइड हो चुकी है या इसका कोई हल भी मौजूद है? ये पूरी स्टोरी जानते हैं जावेद चौधरी साहब। अब डिवाइडेड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पहले सिर्फ बातें थी, ज़रा ड्राइंग रूम गॉसिप्स थी, लेकिन अब तो खैर पूरी दुनिया को पता चल गया है। जो 8 जजेस ने फ़ैसला दिया, पहले एक वजाहत दी, फिर उसके बाद अब तफसीली फ़ैसला उनकी तरफ से जारी हो गया। अपने साथी जजेस के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा वो चीज़ें सामने हैं। और फिर उसके बाद कमेटी का इजलास था और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उसमें गए ही नहीं, और साथ उन्होंने ख़त लिख दिया, बड़ी शानदार अंग्रेज़ी वाला ख़त, और उसमें उन्होंने 3 शराइत रख दी कि ये 3 शर्तें होंगी तो मैं कमेटी में बैठूंगा। लेकिन अब काजी फाजिल साहब के पास 2 ऑप्शन थे कि या तो वो 2 रुकनी कमेटी के साथ ही काम चला लेते, या फिर वो कमेटी को कॉल ऑफ करके जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इंतज़ार करते। तो उन्होंने पहला ऑप्शन ले लिया, वो 2 रुकनी कमेटी बैठी, उन्होंने 2 बेंच बना दिए। एक बेंच जो है वो ऑडियो लीक्स वाला बेंच है जिसको हेड वो मंसूर अली शाह साहब कर रहे हैं, उनके हवाले कर दिया। दूसरा जो है वो 63A के बारे में है और उसको काजी फाजिल साहब हेड कर रहे हैं। तो ये 2 बेंच उन्होंने बना दिए। अब क्या जो बेंच नंबर 1 है जिसके अंदर ऑडियो लीक्स का केस चल रहा है, जो ज़ाहिर स्टे ऑर्डर किया हुआ है उमर अताब बंदियाल साहब ने, क्या उसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हेड करेंगे या नहीं करेंगे? और अगर वो हेड नहीं करेंगे तो फिर एक क्राइसिस पैदा हो जाएगा, और ये क्राइसिस उसी से मिलता जुलता है जो काजी फाजिल साहब के दौर में हुआ था, जब वो सीनियर जज थे, जो मंसूर अली शाह साहब की जगह पे थे, और उमर अताब बंदियाल साहब उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। तो बिल्कुल वही तारीख दोहराई जा रही है। उस वक्त भी काजी साहब ख़त लिखा करते थे, अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखना शुरू कर दिए हैं, तो ख़तबाजी जो है वो जारी है, और उससे तमाशा बन रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पूरी दुनिया में। और दुनिया बड़ी हैरत से देख रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट है, ये इतने सीनियर जजेस हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, और पूरे मुल्क का मुकद्दर इनके हाथ में, और ये कर क्या रहे हैं? बच्चों की तरह ये बाइकाट कर रहे हैं, बच्चों की तरह एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। एक वाज़ेह किस्म की डिवीज़न है। अब ये डिवीज़न जो है ना, ये 63A का जब केस आएगा 30 सितंबर के बाद, तो आप फिर देख के हैरान रह जाओगे। उसके अंदर जो फैसला होगा ना, वो मेरा ख्याल है आखिरी कील साबित होगा। उसके बाद अगर ये जजेस रहते हैं और ये मुस्ताफ़ी नहीं होते, तो फिर ये ज़ाहिर है एक और फटा पड़ जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट ने तरमीम करवा ली, जो गवर्नमेंट तरमीम कराने की पोजीशन में है, क्योंकि जो ही 63A का फैसला होगा तो गवर्नमेंट के हाथ में एक कार्ड आ जाएगा, और गवर्नमेंट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तोड़ के, मौलाना फजलुर रहमान साहब के भी कुछ लोग तोड़ के, वो वहाँ पे वोट दिलवा लेंगे। जब वोट दिलवाएंगे तो फिर तरामीम हो जाएंगी। जब तरामीम हो जाएंगे
तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट के पास ये जो सब कुछ आ जाएगा, उनके हाथ में, कंट्रोल में आ जाएगा। काजी फाजिल साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें भी इजाफा हो जाएगा, वो चीफ़ जस्टिस बन जाएंगे मज़ीद 3 साल के लिए, और जजेस जो हैं उनकी रोटेशन भी शुरू हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट चीफ़ जस्टिस होंगे उन सब की एक समरी आया करेगी, जैसे आर्मी चीफ़ की आती है, उनमें से वज़ीर साहब किसी एक आदमी को सिलेक्ट किया करेंगे, तो वो भी एक आएगी तरमीम, जिससे ज़ाहिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब खुश नहीं होंगे। तो काजी फायज़ ईसा साहब को अगर एक्सटेंशन मिल जाती है, मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं बन पाते, तो फिर मेरा ख्याल है, कुछ लोगों का बल्कि ख्याल है कि शायद मंसूर अली शाह साहब जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। ठीक है। और अगर ये मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो मनीब अख्तर साहब की पोजीशन भी यही है, तो हो सकता है फिर मनीब अख्तर साहब भी इस्तीफ़ा दे दें। अब सवाल ये है कि जो बाकी 6 जजेज़ हैं, उनके साथी जजेज़, क्या उनमें से भी कोई इस्तीफ़ा देगा? मेरा ख्याल है शायद एक जज के बारे में कुछ कहा जाता है कि शायद वो इनके साथ चले जाएँ। बाकी जो 5 हैं, मेरा ख्याल है वो इनके जाने के बाद वो को बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लेंगे, क्योंकि समझदार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, और उनको अंदाज़ा है कि अगर हम चले गए तो एक बहरान पैदा होगा पाकिस्तान में, जो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होगा। तो उसके बाद ये भी मेरा ख्याल है 5 जो जजेज़ हैं वो दूसरे जजेज़ के साथ मिल जाएंगे। एक बहरान है, और अगर ये रोटेशन वाला सिलसिला चल पड़ता है तो मेरे ख्याल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 के करीब जजेज़ ऐसे हैं जो वो भी मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें रोटेशन कबूल नहीं है, वो रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाना चाहते। ठीक है। तो वो जब उन्हें पता चलेगा कि मुझे कोयटा भेज दिया गया, कराची भेज दिया गया, या कश्मीर भेज दिया गया, या फिर गिलगित बल्तिस्तान भेज दिया गया, या मुल्तान भेज दिया गया, या भावलपुर भेज दिया गया, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसको। ठीक है, ये तमाम चीज़ डिपेंड करती है तरमीम पे। तरमीम हो गई तो तब ये होगा, तब ये होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं जी नाजरीन। गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया जी। गवर्नमेंट ने आईपीपीज को स्ट्रेट वार्निंग दे दी है। 5 आईपीपीज ऐसे हैं जिन्हें उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि अपने मुआहदे अब खुद मनसूख कर दें, अदरवाइज फिर गवर्नमेंट कोई स्टेप उठाएगी। अब हम चौधरी साहब से ये पूछना चाहते हैं, ये आईपीपीज मुआहदे बेसिकली हैं क्या, और क्या इनसे जान छूटना बेहतर होगा मुल्क के लिए? अब देखिए सर, आईपीपीज जो है वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और इसमें चाइनीज़ कंपनी ज़्यादा हैं, और उन्होंने पाकिस्तान में आके लोकल पार्टनर्स के साथ मिल के ये आईपीपीज लगाए थे। लेकिन जब लगाए आईपीपीज तो उसके अंदर कुछ इर्रेगुलरिटीज़ हुई हैं। मसलन ये है कि फ़र्ज़ कर लें कि एक आईपीपी है, यानी एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट है, और उसकी जो कीमत है वो है 30 अरब रुपये। अब 30 अरब रुपये में जो लोकल पार्टनर है उसने सिर्फ 5 अरब रुपये जमा करवाने, और जो 25 अरब रुपये हैं वो उन्होंने बैंक ऑफ चाइना या किसी और प्राइवेट बैंक से उन्होंने लोन लेना है। तो अब होता ये था कि जो बंदा पावर प्रोजेक्ट लगा रहा था वो अपने 5 अरब रुपये भी नहीं लगाता था। वो इस तरह करता था कि वो जो प्रोजेक्ट है उसको ओवर एस्टिमेट कर देता था। बस अगर फ़र्ज़ करें कि वो प्रोजेक्ट 25 अरब रुपये में लगना है तो वो उसको फैला के 30 अरब रुपये कर देता था। ठीक है। और उसके बाद वो अपने 5 अरब रुपये भी वहाँ से निकाल लेता था। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता था कि बैंक की गारंटी होती थी 5 अरब रुपये की भी, वो भी जमा नहीं करवाए जाते थे। तो मैक्सिमम जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो इस तरह लगे हुए हैं। और फिर उसके बाद ज़ाहिर उनकी कैपेसिटी नहीं थी इतनी, लेकिन उन्होंने अपनी कैपेसिटी ओवर वैल्यू की हुई थी। ओके। अगर फ़र्ज़ करें कि एक आईपीपी है, एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट है, वो फ़र्ज़ कर लें कि वो 1000 मेगावाट बिजली बना रहा है, ठीक है, और उसने क्लेम ये किया हुआ है कि मैं जी 2000 मेगावाट बिजली बना रहा हूँ, तो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो 2000 मेगावाट के वसूल कर रहा है, और जबकि वो बना जो है उसकी कैपेसिटी 1000 मेगावाट की है। ठीक है, ठीक है। तो अब आप ये वैसे मिसाल दे रहा हूँ, वैसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट्स है नहीं पाकिस्तान में, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके अंदर कितनी 2 नंबरी चल रही थी। फिर उन्होंने फ्रंट पे कुछ और लोग रखे हुए थे, पीछे कुछ और कंपनीज चल रही थी, फिर मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स को, मुख्तलिफ ऑफिशल्स को बहुत ज़्यादा उन्होंने रिश्वतें दी हुई हैं। किसी को घर लेके दिया हुआ है, किसी के ट्रैवलिंग को वो अफोर्ड कर रहे हैं, किसी को बाहर उन्होंने प्रॉपर्टी लेके दी हुई है बहुत सारी जगहों पे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे इदारों ने पकड़ ली हैं। जो पकड़ लिए हैं तो अब वो कह रहे हैं आएँ जी बैठें फिर हमारे साथ हिसाब करें, जैसे रेकोडिक के अंदर हुआ था, जैसे बीआरटी का हुआ। इसमें ऊपर ज़ाहिर है हम आने वाले दिनों में एक बड़ा अच्छा वीलॉग भी कर रहे हैं पूरी तफसील के साथ, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया है। अब पकड़ के उन सबको बिठा के कहते हैं जनाब कि अब क्योंकि आपने अपना जो प्रोजेक्ट बनाया था उसके मुताबिक आप पैसे वसूल कर चुके हैं, उससे कहीं ज़्यादा वसूल कर चुके हैं, तो अब ये मज़ीद जुल्म पाकिस्तान के ऊपर बंद करें। तो उसमें एक लिबर्टी पावर प्रोजेक्ट है,
वो एग्री कर गया, वो पहला ब्रेक थ्रू है, वो एग्री कर गया। अब दूसरे जो हैं उनको पकड़ा हुआ है गवर्नमेंट ने, 5 ऐसे हैं जिनको प्रॉपर टाइट किया जा रहा है। उनमें से कई ऐसे मालकान हैं पावर प्रोजेक्ट से जो मुल्क से बाहर भाग गए हैं, जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। ओके। उन सबको भी बुलाया जा रहा है कि जनाब आएँ यहाँ पे हिसाब करें। तो आने वाले दिनों में मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि सब मान जाएंगे। जब मान जाएंगे तो कैपेसिटी पेमेंट जो है ना उसका बर्डन पाकिस्तान के ऊपर कम हो जाएगा। जब वो कम होगा तो बिजली की कीमतें भी कम होंगी, तो उससे पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। क्योंकि गवर्नमेंट अब सीधा सीधा कह रही है कि जितनी बिजली बेचोगे उतने ही पैसे लोगे। वो कहते हैं बिल्कुल ठीक, वो कहते हैं जी आप बिजली दें और साथ ही आप पैसे वसूल करें, कोई कैपेसिटी चार्ज, कोई कैपेसिटी चार्जेस नहीं है। तो मेरा ख्याल ये सारे मान जाएंगे, कैपेसिटी चार्जेस से जान छूट जाएगी। और पाकिस्तान के अंदर जितना कन्फ्यूजन और क्यास कैपेसिटी पेमेंट्स ने फैलाया हुआ है वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और ने फैलाया हो। तो अगर इससे जान छूट जाए तो बिजली की कीमत में बहुत कमी आ जाएगी, और इसके साथ साथ ये जो ब्लैकमेलिंग है ना IPPs की, वो भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं नाजरीन क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जी खालिद महमूद साहब ने किया जी कि ऑर्डिनेंस और अदलिया मैनेजमेंट के बाद क्या मौलाना फजलुर रहमान की अब पोजीशन बेहतर है, या पोजीशन क्या होगी, वो ये पूछना। मौलाना फजलुर रहमान साहब की पोजीशन कमज़ोर हो गई है। जो गवर्नमेंट को ज़रूरत थी उनकी, अब वो ज़रूरत कम हो गई है। लेकिन गवर्नमेंट इसके बावजूद मौलाना को इंगेज करेगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको इंगेज करना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि मौलाना के साथ जो उनका ताल्लुक है वो ख़त्म ना हो, और अगर ताल्लुक ख़त्म हो गया तो मौलाना फजलुर रहमान साहब इमरान खान साहब के साथ मिल के बाकायदा परखशे उड़ा देंगे सबके गवर्नमेंट के, क्योंकि उनके पास स्ट्रीट पावर भी है। इमरान खान के पास स्ट्रीट पावर नहीं है, मौलाना के पास स्ट्रीट पावर है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि मौलाना उस लेवल पे जाएं कि वो मुकम्मल मायूस हो जाएं। तो मौलाना को इंगेज ज़रूर किया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट को मौलाना की अब ज़रूरत नहीं रही। ठीक है। अब एक क्वेश्चन भी है जोश साहब, और ये मसला भी है, ये मोहम्मद शफीक साहब ने किया है। वो KPK के बारे में पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सूबे के वसाइल को पानी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या कोई पूछगछ हो सकती है इसकी, कोई पूछेगा? खैबर पख्तूनख्वा के साथ वाकई बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि ये तीसरी गवर्नमेंट है PTI की, और अगर पिछली 2 गवर्नमेंट्स का देखें ना आप, तो खैबर पख्तूनख्वा में कुछ नहीं हुआ। तो जितने फंड से वो सारे लोग खा गए, बर्बाद हो गया सूबा। 450 अरब रुपया दिया गया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा CTD नहीं बना सका। वहाँ पे जो काउंटर टेररिज्म जिसने करनी है वो नहीं बना सका। अब सवाल फिर वही बनता है कि ये सूबे का क्या बनेगा। तो मेरा ख्याल है अवाम के साथ बड़ी ज़्यादती है, और वहाँ पे जो वसाइल है वो ज़ाया किए जा रहे हैं। बल्कि जो नई करप्शन की स्टोरीज़ आ रही हैं बड़ी हैरान कुन है कि कोई भी प्रोजेक्ट जब गवर्नमेंट का होता है ना, तो वो करते ये हैं कि जब प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है और चेक देने की बारी आती है तो अमूमन 15% उसको वसूल किए जाते हैं, और ये एक आम रूटीन है पाकिस्तान के अंदर। तो इस बार गवर्नमेंट के कुछ वज़रा ने ये कमाल ये किया है कि उन्होंने जी 15% छोड़ें, आप हमें एडवांस में 10% दे दें। यानी अगर आप प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं तो कंप्लीशन छोड़ें, कंप्लीशन के बाद 5% आपको मज़ीद इजाफा हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा, हमें शुरू में ही 10% दे दें। तो जो वहाँ पे 10% दे रहा है उनको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, और जो ये नहीं दे रहा वो प्रोजेक्ट से बाहर होते चले जा रहे हैं। तो वहाँ पे तो एक नए लेवल की करप्शन शुरू होगी, और इमरान खान साहब को इस चीज़ का पता भी है। लेकिन मेरा ख्याल है करप्शन इमरान खान साहब को के लिए मैटर ही नहीं करती। वो कहते हैं ठीक है लगे रहो, लेकिन मेरी आवाज़ बुलंद करते जाओ आप। ठीक है, जल्द से जल्द उसमें से कुछ फुर्सत मिलेगी तो सूबे की तरफ भी तवज्जो होगी। नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।